नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर दिल्ली से है, जहां अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। 15 तारीख तक केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां अमित शाह का जोधपुर में चुनावी दौरा है। शाह लोकसभा सीटों को अमित शाह साधेंगे। तीसरी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई होगी, जहां पप्पू यादव अब लालू के भरोसे हैं। नामांकन की तारीख बढ़ाई गई है। उन्होंने राजद अध्यक्ष से कांग्रेस को सीट देने की अपील की है। वही चौथी खबर यूपी से है, जहां लोकसभा चुनाव के दौर में अखिलेश ने बड़ी डिमांड की और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की है। साथ ही ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की भी मांग की है। और वही पांचवी और आखिरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां इनकम टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत मिली है। लोकसभा चुनाव तक आयकर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। चलिए अब पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल के रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेचा की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से एसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही है। एसजी राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे, हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। दूसरा मामला केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ था। सुरजीत सिंह यादव ने पीआईएल दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल से मीडिया से कहा कि ये जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की मंत्री आतिशी गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट में मौजूद रहे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, देखिए जिस तरह से लगातार अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, अब उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके साथ ही ईडी ने तमाम बातें कही और लगातार ईडी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमें सहयोग नहीं कर रहे, अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे। और इन सब के बीच अब लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, चुनाव भी बेहद करीब। तो ऐसे में दिल्ली में क्या कुछ हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल गरिमा, आपको कि आम आदमी पार्टी की अब मुश्किलें जो है वो और ज्यादा आज बहुत बड़ा झटका आज केजरीवाल को लगा है। 15 दिन के लिए उन्हें आज तिहाड़ जेल जो है वो भेज दिया गया है। वहीं आज सबसे बड़ी बात ये भी रही कि आज ये तो कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी जो है वो हिरासत की मांग करेगी और केजरीवाल के ये रहेगी कि आज उनको जमानत मिल जाए, लेकिन आज निराशा हाथ लगी और उनको 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल में भेज दिया, जो बहुत बड़ा झटका है। वहीं आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम जो है वो केजरीवाल ने लिया, जिसके बाद जो सौरभ भारद्वाज थे वो खुद सुनीता केजरीवाल की तरफ एक लुक दिया उन्होंने कि आज पहली बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जो नाम आया है सामने। अब आने वाले वक्त में हो सकता है गरिमा की मुश्किलें दोनों के लिए खड़ी हो जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ईडी जो है वो समन भेज रही है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको लगातार समन भेजा जा रहा है। और दिल्ली में जिस तरीके से कल एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ कल पूरा विपक्ष एक साथ दिखा, तो ऐसे में जो दिल्ली की जनता है इस बार उसके मन में भी हलचल जो है गरिमा पैदा हो गई है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं और जब माहौल देखते हैं तो अब ऐसा लगने लगा है पिछले 2-3 दिन के हालातों में कि जो ये मुकाबला है ये टक्कर का हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से नंबर जारी किया सुनीता केजरीवाल ने और बोला कि केजरीवाल जो है उनको आप मैसेज भेजिए, तो वो भावुक इमोशनल वाली चीजें भी चल रही हैं दिल्ली में, जिससे कि जो लोग हैं वो केजरीवाल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि गलत किया जा रहा है। और कल के बाद तो और ज्यादा जो लोग हैं वो केजरीवाल की तरफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो अब चेहरे उतारे गए हैं, मनोज तिवारी हो गए, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज हो गई, लगातार उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि केजरीवाल अब खत्म हो चुके हैं, उनका भ्रष्टाचार घोटाला
दुनिया के सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है गरिमा, उसकी तस्वीरें अब दिल्ली में दिखाई देने लगी है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें भी मांगी है। उन्हें अब 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजस्थान की 4 लोकसभा सीटों को साधने के लिए अमित शाह सोमवार को जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चारों लोकसभा सीट की कोर कमेटी की बैठक में हर बूथ पर बीजेपी को जीत दिलाने के टारगेट दिए हैं। थोड़ी देर बाद अमित शाह रतनाड़ा स्थित पोलो ग्राउंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। शाह के दौरे को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजस्थान ब्यूरो हेड सुमन शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन, देखिए अब जिस तरह से बीजेपी की तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं, और अब इन सब के बीच अमित शाह जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, वो 4 लोकसभा सीटों को साधने राजस्थान पहुंचे हैं। हर बूथ पर जीत दिलाने का टारगेट रखकर पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस जो कि लगातार जीत का दावा कर रही है, विपक्षी दल जो कि लगातार जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, कितना असर देखने को मिलेगा? और राजस्थान की जनता जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार दिखाया है, ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में कितनी तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगे? जी गरिमा, अमित शाह का जोधपुर दौरा 4 लोकसभा सीटों को साधेगा। शाह हर बूथ पर जीत दिलाने की गारंटी टारगेट लेकर चल रहे हैं, जहां संबोधित करेंगे अमित शाह। राजस्थान के 4 लोकसभा सीटों को साधने के लिए अमित शाह सोमवार को जोधपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चारों लोकसभा सीटों की कोर दिलाने की गारंटी दी है। थोड़ी देर बाद अमित शाह रत्नागढ़ स्थित अपने पोलो ग्राउंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जहां उनके साथ भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। शाह के दौरे को लेकर प्रशासन भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और पब्लिक के बीच वो आज शायद रोड शो करने का भी संदेह आया है। उसके बाद अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुमन, ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर यहाँ पर रही थी, और लगातार जो अशोक गहलोत है विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के दावे भी कर रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें हार दिखाई। सचिन पायलट जो कि उनका खुद के राज में लगातार देखा जा रहा है कि दल बदल चल रहा है, और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया। ऐसे में जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल है, क्या वो समझ नहीं पा रही है कि जनता क्या चाहती है, और जो मुश्किलें हैं ऐसे में उनकी लगातार बढ़ेंगी? ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद रहती हैं, आपकी लोगों से हर रोज बातचीत भी होती है, तो ऐसे में क्या लोगों की क्या विचारधारा है, और लोकसभा चुनाव की तारीख भी बयान करी? की धारणा यह है कि बीजेपी जो काम कर रही है उसे लेकर तो आज पूरी जनता को पता है कि बीजेपी कितने अच्छे से काम अपना कर रही है, और कांग्रेस का जो है काम वो देखा जा रहा है कि हर जगह इन्होंने फूट वाले काम करे हैं। हर नेता को आप खुद ही देख सकते हैं कि टिकट वापस लेके और वापस देना, एक तरीके से एक जाल वाला काम किया है इन्होंने। उसको लेकर काफी कांग्रेस के जो है विधायक वगैरह रूठे हुए हैं, जैसे कि अनिल शाह का जो टिकट था जो प्रताप सिंह को दे दिया है, तो उसको भी कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े भड़के हुए हैं, और आपस में एक जो कहते हैं छीटा चट्टी हो रही है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी में जो है कि जो सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ का जो टिकट दिया है, उसको लेकर आज उनका भी नामांकन कल भरा जाएगा। तो जनता को सिर्फ काम दिखता है कि यहाँ पर जो काम हुआ है राजस्थान में, और जो एक टीम बनाई है बीजेपी ने, और बीजेपी ने जो अच्छे से अपना पुख्ता जो एक मुद्दा बनाया है राम मंदिर को लेकर भी, तो वो तो जनता देख ही रही है। ठीक है सुमन जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अमित शाह का जोधपुर दौरा है, 4 लोकसभा सीटों को साधने की पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बनाकर पहुंचे हैं। चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जन अधिकार पार्टी का विलय कराकर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल करने की तारीख में बदलाव कर दिया है। पप्पू यादव अब 2 अप्रैल को 4 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि पप्पू यादव अब भी कांग्रेस के सिंबल का इंतजार कर रहे हैं। आलाकमान से उनकी लगातार बात हो रही है। साथ ही पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी पूर्णिया सीट पर विचार करने की अपील कर रहे हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनकी बात मान ली जाएगी। तो पप्पू यादव अब लालू यादव के भरोसे हैं, और नामांकन की तारीख भी बढ़ाई गई है। राजद अध्यक्ष से उन्होंने
अपील भी की है। पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस को सीट दे दी जाए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए लगातार जो विपक्षी दल है उनके तमाम बयान सामने आते रहे। पप्पू यादव कह रहे हैं लालू यादव से कि ये सीट कांग्रेस को दे दी जाए, नामांकन की तारीख भी बदल दी गई। ऐसे में बिहार में इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि पप्पू यादव की नामांकन की तारीख 4 तारीख को रखी गई है और यहाँ तक कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी गुहार लगाई जा रही है कि ये सीट कम से कम उनको दे दिया जाए। उस पर सहमति बनी क्योंकि ये बार बार पप्पू यादव वहाँ के बारे में बोल चुके हैं कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन पूर्णिया सीट कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। ये इन चीजों को लेकर वो पप्पू यादव और जनता के बीच जो समीकरण बना हुआ है उस लिहाजे से वो राजद से सुप्रीमो से लालू प्रसाद से भी गुहार लगा रहे हैं कि भाई ये सीट कम से कम इस सीट पर विचार किया जाए और ताकि जीत मेरी उनकी सुनिश्चित हो सके। इन बातों पर उन्होंने राजद सुप्रीमो से कई बार उन्होंने अपील भी की सोशल मीडिया के माध्यम से कि मुझे इस सीट पर पुनः विचार किया जाए। ठीक है, और जिस तरह से ये बातें कही जा रही है तो आम जनता भी है जो वो कंफ्यूज भी तो हो रही होगी इन सब को देखते हुए धर्मेंद्र, और ऐसे में किस तरह से इन पार्टियों को वोट दिया जाएगा क्योंकि इनके खुद के जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने ये बात कही, कंफ्यूजन है, नो डाउट, कहना को नकारा नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी बात है पूर्णिया की जनता निश्चित रूप से पप्पू यादव के साथ है। अगर बात नहीं बनती है तो फिर राजद के लिए भी परेशानी हो सकती है क्योंकि ये नामांकन अपना कराएंगे। वो जिस भी परिस्थिति में है पप्पू यादव अपना नामांकन कराएंगे और वहां की जनता से भी कह चुके हैं कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और इस वक्त की क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? आम जनता के बीच आप लगातार पहुंचते हैं धर्मेंद्र, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? एनडीए की बात करें और इंडिया जो अलायंस है अगर हम इसकी बात करें तो एनडीए तो खुश है इस मामले में कि हर हाल में गठबंधन न रहे ताकि उसको फायदा होगा, वो तो चाह ही रहा है। पर नीतीश कुमार तो लगातार जनता को कंफ्यूज भी करते हैं ना धर्मेंद्र जी, वो लगातार जो पब्लिक है। हाँ जी 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 बिल्कुल आपने सही बात कही है कि जनता भी दिग्भ्रमित हो रही है, लेकिन सवाल है कि पप्पू यादव सब दिन जो है पूर्णिया के प्रतिनिधि के रूप में घूमते हैं, जाते हैं, आम लोगों से जुड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ी सवाल है और ये इन सवालों के बल पर ही पप्पू यादव अपना दावा ठोक रहे हैं। दावा ही ठोक नहीं रहे बल्कि सूत्र के अनुसार 4 तारीख को वो अपना नामांकन भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर बात नहीं भी बनती है तो मुझे लगता है आम सूत्रों से कहना है सोच के कि वो अपना नामांकन 4 तारीख को दाखिल करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर नामांकन दाखिल हो जाती है तो निश्चित रूप से INDI के लिए भी मुसीबत बनेगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से भी बड़ी मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। सपा प्रमुख ने लिखा, E = ED, C = CBI एंड I = IT। जिस तरह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के आगे के पहले अक्षरों को मिलाकर ECI बनता है, वो दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उम्मीद की वो किरण है जो बीजेपी सरकार ने ईडी, सीबीआई और IT डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है। अखिलेश यादव ने लिखा कि आज से हमारी 2024 के शुरुआती चुनावी महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आशा है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए बेलगाम, बेईमान सरकारी तंत्र को सक्रिय नहीं होने देगा और हमेशा की तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा। जब लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग ही निर्भय होकर निष्पक्ष चुनाव कराने और सभी दलों को बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के चुनाव लड़ने के बराबर मौके देने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। निष्पक्ष चुनाव आयोग की जीत होगी। तो लगातार बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए नजर आया अखिलेश यादव ने ECI का डेफिनेशन भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा। E = ED,
C इज इक्वल टू CBI और I इज इक्वल टू IT यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दो लड़कों की जोड़ी की बात कही जा रही थी, गठबंधन हुआ, युवाओं की गारंटी की बात कही जा रही है, ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर हम देख रहे हैं। अब ECI का नया डेफिनेशन दे दिया और कहा कि ये जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार, इनका लगातार दुरुपयोग कर रही है और ऐसे में चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से ये पूरा चुनाव कराए। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और बार बार इस तरह की बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो अखिलेश यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, और एक बड़ा चेहरा है राजनीति में, और इनके द्वारा जब ऐसी कोई टिप्पणी आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इक्वल टू ED बताया है और C से CBI बताया और I से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताया है, और ऐसी टिप्पणी करना एक डायरेक्ट बीजेपी का एक डायरेक्ट हमला है। और आपको बताना चाहूंगा कि ये हमला आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। कभी EVM पे हमला होता है तो कभी बीजेपी की रणनीतियों पे हमला होता है। और ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल 2024 को शीर्ष अदालत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आयकर विभाग के खिलाफ याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया। आपको यह भी बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस को हाल ही में 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भी भेजा था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को बड़ी राहत पहुंची है। आयकर विभाग के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। कांग्रेस ने ये याचिका लगाई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे थे और अब ये बड़ी राहत कांग्रेस को पहुंची है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए कांग्रेस लगातार जिस तरह से आरोप लगा रही थी, तमाम जो IT, CBI और ED है उसे लेकर के कह रही थी कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब बड़ी राहत, 1700 करोड़ रुपए का जो नोटिस था उसमें लेकर के अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कितना फायदा अब ऐसे में कांग्रेस को पहुंचने वाला है, क्योंकि इनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार ऐसे में बढ़ती हुई नजर आ रही थी? ये देखिए, तुषार मेहता जो IT सेल के जो वकील थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी पार्टी को परेशान नहीं करेंगे। और कांग्रेस जो है एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो कभी भी अभी चुनाव चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हम किसी भी पार्टी को नहीं चाहेंगे कि हम परेशान करें। इसीलिए जो है अभी इसकी जो कार्रवाई होगी वो चुनाव के बाद होगी। अभी इनके नोटिस हम वापस ले लेते हैं। देखिए, ये 1700 करोड़ का ही नहीं है, ये बल्कि 3500 करोड़ का है, जो 2014 से जो इन्होंने टैक्स नहीं भरा था कांग्रेस पार्टी ने, ये जो आरोप लगाया था, ये 3500 करोड़ का है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमें जब खबर मिली थी कि कांग्रेस की अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया था, तमाम राजनीतिक पार्टी ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी थी कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, क्योंकि बगैर पैसे के, बगैर चीजों के तो कुछ हो नहीं सकता, इलेक्शन ही नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राहत है कांग्रेस पार्टी के लिए और विपक्ष की इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी राहत है। कांग्रेस पार्टी काफी बड़ी पार्टी है और इसके तहत उनको चुनाव के लिए जो फ्रीजिंग हो रखा है अकाउंट, अब ये देखने वाली बात है कि अकाउंट कब ओपन होता है और कब वो पैसे जो है विथड्रॉ कर सकते हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है राहुल जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।